नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। जी बिजनेस का ये शो खास हमारी महिला दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी अगर आपके पास कोई एकमुश्त रकम है और सोच रही हैं कहां निवेश करें, तो यही है वो शो जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकती हैं अपने निवेश पर। मौजूदा पोर्टफोलियो पर भी आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। तरीका एक बार समझ लें, कैसे आपको अपने सवाल भेजने होंगे, SMS या ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है she@zenetwork.com। साथ ही घर बैठे SMS भी कर सकती हैं। she हमारा कोड है, उसके आगे अपना नाम लिख के अपना सवाल 57575 पर भेज सकती हैं। आज के शो में आज जो भी आप सवाल भेजेंगे, अगले शो में हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक नजर डालते हैं कि क्या रहेगा आज शो में खास, यानी आज का ऑन द शो। हम चर्चा करने वाले हैं PPF पर। PPF इन्वेस्टमेंट्स, कितना रिटर्न्स मिलेगा, साथ ही क्या उसमें फैसिलिटीज मिलती हैं, म्यूचुअल फंड्स में कैसे करें फंड का सिलेक्शन, और साथ ही इन्वेस्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन, यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आपके लिए कौन से वो सुरक्षित निवेश हो सकते हैं जहां पर आप निवेश करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा हैं, रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। पहला सवाल ईमेल के जरिए हम शामिल करेंगे। निरूपा यादव जी का सवाल है, हरियाणा से इन्होंने भेजा है। PPF के बारे में इन्होंने लिखा है कि काफी मैंने सुना है और आपके शो पर भी चर्चा होती है, किस तरह की स्कीम है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को लेकर ये जानना चाहती हैं कि लोन फैसिलिटी क्या है इसमें, क्या इसमें से कुछ रकम निकाली जा सकती है और लोन की क्या सुविधा है। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। PPF पर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। स्ट्रेट अवे इस चीज पर हमें आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि लोन कितना तक इसमें उपलब्ध है और साथ ही कौन से साल से लोन मिल सकता है। पल्लवी, PPF हम जानते हैं बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, जिनमें एक सॉवरेन गारंटी मानी जाती है। सरकार को आप पैसे दे रहे हैं तो ये एक हाई प्रेफरेंस रहता है सभी इन्वेस्टर्स की लिस्ट में। जहां तक लिक्विडिटी की बात है, आपको ये एक समझना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स के हिसाब से एनकरेज की गई है, तो इसमें अगर लिक्विडिटी चाहिए तो रिस्ट्रिक्टेड है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं स्कीम में से, लेकिन उसके लिए आपको 5 साल मिनिमम रुकना होगा। और जो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं वो भी बहुत आपको लार्ज लमसम अमाउंट नहीं रहता है। उसका एक फॉर्मूला है, आपको आपकी जो स्कीम है, आपको बैंक आपको जिसमें आपने PPF अकाउंट खोल रखा है वो आपको बता सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपको प्री मैच्योर विड्रॉ करके पैसे निकालने नहीं है, आप एक लोन ले सकते हैं। वो लोन भी एलिजिबल जो होता है वो 4 साल के बाद एलिजिबल होता है और उसका एक फॉर्मूला बनाया गया है। तो हालांकि मैं कहूंगा कि अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत हाई प्रेफरेंस में नहीं आता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो है वो है लॉन्ग टर्म के लिए एनकरेज करना सेविंग्स के लिए, विच इज 15 ईयर्स। PPF का जो टेन्योर है वो 15 साल का मिनिमम टेन्योर होता है। फिर वो आप 15 साल बाद 5 साल के ब्लॉक्स में आप उसे वापस रिन्यू कर सकते हैं जी। तो क्लियरली स्पीकिंग PPF एक अच्छी स्कीम है, जहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। करंट ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.7%। इंटरेस्ट रेट अप टिल 2010-11 तक ये फिक्स किए जाते थे। अब 2011-12 से इंटरेस्ट रेट को वेरिएबल कर दिया गया है। उसे बेंचमार्क और उसे 10 इयर्स की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड होती है उससे बेंचमार्क कर दिया गया है। हर्षवर्धन, एक बहुत ही जरूरी चीज यहाँ पर जानना ही जरूरी है कि जैसे आपने बताया कि कुछ रकम इसमें से निकाली जा सकती है और साथ ही लोन की भी फैसिलिटी है। क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप किन कारणों से पैसा इसमें से निकाल रहे हैं? जी नहीं, निकालने के वक्त आपके पास आपको कारण नहीं पूछा जाता। आप कोई भी कारण है आप देके अपना निकाल जो भी आपकी एलिजिबल अमाउंट है वो आप निकाल सकते हैं। ये आप हम अगर ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें या और कोई स्कीम की बात करें जिनमें लिक्विडिटी अवेलेबल है, ओनली अगर आप एक कोई वैलिड रीजन देते हैं, तो PPF में वो बात नहीं है। आपकी जो भी एलिजिबल अमाउंट है वो आप अपना निकाल सकते हैं या तो लोन ले सकते हैं। जी, तो निरूपा जी, हमारे एक्सपर्ट की राय आपके लिए यही है। PPF में अगर आप निवेश करने की सोच रही हैं, लंबी अवधि का नजरिया रखना होगा, क्योंकि जो इसका मेन उद्देश्य है वो रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना है, यानी 15 साल का जो लॉक इन है वो आपको फॉलो करना होता है। साथ ही जहां तक रिटर्न्स की बात है, हर वित्त वर्ष में वो चेंज होते हैं। मौजूदा रिटर्न्स करीब 8.7% है हर वित्तीय वर्ष में, यानी करीब 1 अप्रैल को अनाउंसमेंट होती है। सरकार इसमें जो भी बदलाव होते हैं, कभी ये ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ। और साथ ही लोन की जहां तक बात है, आपके पास जितना अमाउंट हो उसमें से कुछ एक एलिजिबिलिटी देखी जाती है, जिसके तौर पर आप कुछ रकम निकाल सकते हैं। अगले दर्शक से बात करेंगे। पूजा पाठक जी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। नमस्कार पूजा जी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार, मैं पूजा पाठक बोल रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि मुझे अगले 5 साल के लिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है जी। मैं सर्विस कर रही हूँ, हालांकि मेरी इनकम 25,000 रुपए है, बट मेरे पास अभी 5 लाख है, मुझे आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है।
तो कोई सही राय बताइए। एफडी में चाहती हूँ मैं इन्वेस्ट करना। जी पूजा, अपने बारे में कुछ बता पाएंगी? आप वर्किंग हैं या फिर आप? यस, मैं वर्किंग हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ। चलिए, और एफडी का ही आपने सिर्फ एक ऑप्शन रखा है या कुछ और ऑप्शंस भी आप तलाश? और भी है, आप मुझे सजेशन दें, मैं चाहती हूँ। चलिए, लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 5 लाख का। हर्षवर्धन, जैसे कि आपने पूजा का सवाल सुना, हालांकि ये खुद भी इक्विटी मार्केट से परिचित हैं, उसी में काम भी कर रही हैं, लेकिन शायद एक सेफ भी प्ले करना चाह रही हैं। साथ ही जैसा इनके सवाल में इन्होंने एसएमएस के जरिए भी सवाल हमसे शेयर किया था, दोनों ही चीजें रिस्क नहीं भी लेना चाहती हैं, क्योंकि इन्होंने एफडी साफ तौर पर लिखी है, साथ ही इन्होंने लिखा है कि रकम मैं कितने समय में डबल कर सकती हूँ। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? वेल पूजा जी, देखिए, अगर हम बैंक एफडी के करंट इंटरेस्ट रेट्स पे नजर डालें तो वो आपको लगभग 9% के आसपास मिल जाएंगे। तो 9% अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो आपको 8 साल में आपके पैसे डबल होंगे, ना कि 5 साल में। और अगर 5 साल में आप अपने पैसे डबल करना चाहती हैं तो जो भी आप चूज करें उसमें आपको 14% रिटर्न मिले, तब आपके पैसे 5 साल में डबल होंगे। तो अगर क्योंकि आप मार्केट में ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कंपनीज ऑफर करती हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें अपनी क्रेडिट देखते हुए आप निवेश कर सकते हैं। उसमें आपको जो अच्छी क्रेडिट रेटिंग की कंपनी होती है, एसबीआई हम देख लें फॉर इंस्टेंस, एसबीआई के भी एनसीडीज लिस्टेड हैं, वो आपको 9.5%, 10% के आसपास मिलते हैं। और अगर आप कोई और कंपनीज की देखते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, या जो आप जो थोड़े रिस्क माने जाते हैं, वो आपको 14% रिटर्न से मिल सकते हैं। तो आपका जो भी प्रेफरेंस है क्रेडिट रेटिंग का, आप कितना रिस्क लेना चाहती हैं, उस बेसिस पे आप एनसीडीज कंसिडर कर सकती हैं। हर्षवर्धन, आपसे एक चीज और जाननी है, जैसे आपने कहा कि लिस्टेड होंगी एनसीडीज, तो क्या इन्हें शेयर्स की तरह बेचा और खरीदा भी जा सकता है? जी हाँ पल्लवी, ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही लिस्टेड होती है, और जिस प्रकार आप शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, ये एनसीडीज भी उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट पे ही खरीदी जाती है अपने ब्रोकर के थ्रू। और आप उसमें वापस अगर आपको कभी बेचना हो तो जो भी लिस्टेड प्राइस होते हैं उसके बेसिस पे आप उसे बेच सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में भी इशू होते हैं। करंटली श्रीराम सिटी यूनियन के एनसीडीज लिस्टेड है, अभी इशू आया हुआ है, वो 11.5% देता है 5 साल की डिपॉजिट पे। तो अगर ये पर्टिकुलर एनसीडी में निवेश करते हैं तो इन्हें 6.5 साल में पैसे इनके डबल हो सकते हैं। तो पूजा, आपके लिए एक ऑप्शन पर निकल के आया, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से रेकमेंडेशन है, आप कंसिडर इसको डेफिनेटली कर सकती हैं। एफडीज की अगर आप बात कर रही हैं तो उसमें आपको 9% के लगभग ब्याज मिलेगा, वहीं कंपैरिजन अगर करेंगे एनसीडी से तो आपको कुछ ऊपर की तरफ यहाँ पर रिटर्न्स मिल जाएंगे। हालांकि थोड़ा इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो आप कुछ और जो ऑप्शंस है बाजार में उनको कंपेयर कर सकती हैं। हालांकि फिलहाल श्रीराम सिटी यूनियन के एनसीडीज बाजार में आए हुए हैं, कुछ और भी एनसीडीज हैं, आप अपने ब्रोकर से भी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए हमारी खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार और बता दें किस तरह से आप अपने सवाल इस शो में भेज सकते हैं। एसएमएस या ईमेल के जरिए शो का हिस्सा बन सकती हैं आप। ईमेल आईडी नोट करें, she@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने, अपना फोन नंबर यानी मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। साथ ही एसएमएस भी कर सकती हैं, मोबाइल की राइटिंग बॉक्स में शी हमारा कोड लिख के अपना नाम, अपना सवाल 57575 पर भेज दें। हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी और अगले शो में आपका सवाल लेगी। चलिए हर्षवर्धन, और भी सवाल हैं आपके लिए। मुस्कान भाटिया ने सवाल भेजा है, इन्होंने मेंशन किया है कि इनके हस्बैंड आर्मी में हैं और कुछ 2 पॉलिसीज की बात यहाँ पर ये कर रही हैं, और इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि क्योंकि ट्रैवलिंग जॉब है और काफी पोस्टिंग होती रहती है, इसलिए फोन पर बात नहीं कर पाएंगी। इन्होंने पॉलिसीज की ज्यादा डिटेल्स नहीं दी हैं, केवल 2 कंपनीज के नाम बताए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और साथ अवीवा, जिसके इन्होंने 2 प्लान्स लिए हैं, करीब 20 से 25 हजार रुपए दोनों में सालाना प्रीमियम भर रही हैं। जो समय इन्होंने चूज की थी पॉलिसी को, शायद इतना अच्छा नहीं था। 2009 से 2010 के बीच में इन्होंने ये पॉलिसीज ली हैं। आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है इनका कि क्या इनको अभी कंटिन्यू करें या फिर इनमें से स्विच करके म्यूचुअल फंड एक बेहतर, एक कॉस्ट इफेक्टिव या ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इनफैक्ट अगर लॉक इन की बात भी करें हर्षवर्धन, तो कुछ ही समय में इनका लॉक इन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है इन यूलिप्स को लेकर? वेल पल्लवी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है,
तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए अगर निवेश करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि यूलिप में। यूलिप में जो होता है, जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जब आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर रहे हैं। तो नेचुरली अगर आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट से खर्चे माइनस हो रहे हैं तो उतना ही अमाउंट आपको नुकसान हो रहा है और उस पर आपको रिटर्न्स भी नहीं मिल रहा। सो मेरा सुझाव आइडियल में ये रहेगा कि आपको अलग करना चाहिए। अब यूलिप्स में अगर हम देखें तो यूलिप में जो 2009 और 10 में उन्होंने पॉलिसीज़ ली थी, उसमें जो मेजर कॉस्ट थे, जो बहुत हैवी कॉस्ट थे, वो इनिशियल 3 इयर्स में लिए जाते हैं और उसके बाद में कॉस्ट कम हो जाते थे। सो अगर हम खाली इसी नज़रिए, इसी पहलू को नज़र में रखें तो ये होगा कि उन्होंने मेजर जो एक्सपेंसेस है वो तो ऑलरेडी भर दिया है। तो सिर्फ इसको ध्यान में रखते मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि ये तो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ वो कंटिन्यू करें टिल द एंड ऑफ द पीरियड, और आगे से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना वो यूलिप पॉलिसीज ना लें, गो डायरेक्टली टू म्यूचुअल फंड्स और उसमें से आप उसमें निवेश करें, वो ज़्यादा आप बेहतर होगा। जी, तो मुस्कान, यूलिप्स के बारे में जो एक बेसिक थंब रूल है वो यहाँ पर हर्षवर्धन ने बताया कि शुरुआती सालों में काफ़ी चार्जेस कटते हैं, यानी अगर आपने लॉक इन के इमीडिएट बाद पैसा निकाला तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट यहाँ पर लगी है वो भी रिकवर नहीं हो पाएगी। चलिए, अगली कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, मीता अग्रवाल कोलकाता से हमारे साथ है। मीता जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। गुड इवनिंग टू द जी टीम। मुझे ये पूछना था कि HDFC AMC में इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करें? HDFC इक्विटी या HDFC टॉप 200 या कोई और, विद इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज और लार्ज एंड मिड कैप मिक्स? ओके। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लाइक आई वांट टू नो कि इनमें अभी भी सब्सटेंस है या दे हैव स्टार्टेड अ डाउनहिल परफॉर्मेंस। ओके, आई मीन इन दैट सेंस। मीता, एक चीज है, जैसे आपने मेल में मेंशन किया था कि आपने ऑनलाइन कुछ फंड्स लिए थे HDFC के, रिडीम भी किए, आपका कोई खास वजह HDFC को चुनने की? आप कोई और फंड हाउस की तरफ भी तो देख सकती हैं। I would prefer HDFC because it's a good AMC. Okay. I just wanted to know about the scheme so that at least approximately bank FD के according performance हो या उससे better anything. हर्षवर्धन, मीता ने फंड्स अपने लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं, आपसे एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं। HDFC इक्विटी और HDFC टॉप 200 जो कैटेगरी इन्होंने मेंशन की, लार्ज कैप में करें या लार्ज मिड कैप? मिड कैप का कुछ एक्सपोजर इनको लेना चाहिए नहीं। मीता, क्या आप बता पाएंगे कितने समय के लिए आप निवेश करेंगे? व्हाट्स द होराइजन? मिनिमम 1 ईयर। 1 ईयर तो काफी कम है। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से कि कौन से फंड चुने और साथ ही होराइजन सफिशिएंट है या नहीं। हर्षवर्धन। वेल मीता जी, आपने एक मेंशन किया था कि आपको बैंक FD से बेटर रिटर्न्स मिले और इसी के लिए आप इक्विटीज में निवेश करना चाहती हैं 1 साल के लिए। टू बिगिन विथ मीता जी, ये एक अप्रोच जो है वो शायद आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं आपको कम से कम 5 to 7 इयर्स का आपको होराइजन लेके चलना चाहिए। 1 साल के लिए इक्विटीज में निवेश आप नहीं करें तो बेटर होगा। और इक्विटीज़ में आपने बात की आपको लार्ज मिड कैप या ऐसे कोई फंड्स में करना है। जहाँ तक मैं आपकी प्रोफाइल समझ पाया हूँ, मैं आपको सुझाव दूंगा, पहली बात, अगर आप 1 साल के लिए कर रहे हैं तो आप बैंक FD में करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका नज़रिया, आपने कहा था मिनिमम 1 ईयर, तो अगर आपका नज़रिया 5 या 7 साल का है तब आप इक्विटीज़ की तरफ रुख करिए और उसमें टू बिगिन विथ आप लार्ज कैप फंड्स में निवेश करें। HDFC इक्विटी फंड एंड HDFC टॉप 200 दोनों प्योर लार्ज कैप फंड्स नहीं है, उसमें उनका वेटेज ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ होता है। आपने फंड हाउस के बारे में बात किया कि अच्छा फंड हाउस है, मैं आपको एक प्योर लार्ज कैप फंड सजेस्ट कर सकता हूँ, एक दूसरे फंड हाउस के जो भी एक अच्छा HDFC के बराबर के हैं और HDFC के जो फंड की जो रिटर्न्स हैं उसी प्रकार आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। आप फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में कर सकते हैं, एक लार्ज कैप फंड है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है इस फंड का, तो आप इसके जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो भी ट्रैक कर सकते हैं। तो क्लियर आपके लिए सजेशन ये है, 1 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है तो FD, और 5 या 7 साल का है तो आप ये लार्ज कैप फंड की तरफ रुख कर सकते हैं। इनफैक्ट मीता, आप कंपैरिजन भी कर सकती हैं बाकी फंड से भी। अच्छी बात है कि HDFC से आपको कुछ मुनाफा हुआ, आपने रिडीम किया, 1 लाख रुपए आपके पास हैं, लेकिन 2 बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं सोचने वाली। इनफैक्ट एक्सपर्ट ने भी ऐसा ही बोला है कि आप ध्यान से चुनें अपना होराइजन, क्योंकि 1 साल का समय काफ़ी कम होगा अगर आपको FD के रिटर्न्स बीट करने हैं। और साथ ही इन्फ्लेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपको इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान में रखना होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, कई सारे सवाल हैं जिन्हें शामिल करना है, जल्द लौटते हैं।
चलिए, आखिरी सेगमेंट है मनी मैटर्स फॉर वुमेन देख रहे हैं आप, और कुछ अभी दर्शक हैं जिससे हमें बात करनी है। हमारे साथ प्रीति हैं फोन लाइन पर, उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार प्रीति जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। प्रीति, आप एक्सपर्ट से क्या पूछना चाहेंगी? आपके कुछ आपने मेंशन किया था मेल में, सीनियर सिटीजन्स के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में आप बात कर रही हैं। बताइए कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या आप एग्जैक्टली चाह रही हैं जानना? गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी कि मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए मंथली इनकम के लिए 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना था। ओके। तो और आपके जो और अपने पेरेंट्स की जो एज बताइए। ऑप्शंस क्या होंगे और जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स को कुछ अच्छा इनकम मिलेगा एवरी मंथ। ओके चलिए, तो यानी क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पर। हर्षवर्धन 71 इनके फादर की एज है, 63 इनकी मदर की एज है, दोनों ही सीनियर सिटीजन्स है। बैंक एफडी एक ऑप्शन इनके दिमाग में है, जैसा मेल में भी इन्होंने लिखा है, क्योंकि रिटर्न्स आम एफडी से थोड़े ऊपर मिलेंगे, 0.5% करीब ऊपर मिलेगा। उसके अलावा मंथली रकम कहीं से मिल सके, और एट दिस एज आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इक्विटी में एक्सपोजर लेना तो इस वक्त सही नहीं होगा, और कौन से ऑप्शंस है इनके लिए? वेल प्रीति जी, आपके पास बैंक एफडी एक ऑप्शन है, आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं वो एक ऑप्शन है, आपके पास बॉन्ड्स के ऑप्शंस हैं जो आपको टैक्स फ्री बॉन्ड्स में मिलते हैं और टैक्सेबल बॉन्ड्स में मिलते हैं। आपने मंथली इनकम की बात की, पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम स्कीम होती है जिसमें 8.4% ब्याज दिया जा रहा है, और 5 इयर्स की स्कीम है। 8.4% इज एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट आपको मंथली आता है। आप कोई भी ये स्कीम्स चूज करती हैं, इसमें 2-3 फैक्टर्स आप ध्यान में रखिए। पहली बात है कि आपको एक अपना, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स जो हैं उनका टैक्स स्टेटस देखना है। अगर वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आप अगर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम लेते हैं 8.4% टैक्सेबल है। आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स में निवेश कर सकती हैं जिसमें आपको 8.5 से लेकर 9% तक टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है या उन्हें मिनिमम जो इनकम स्लैब में आते हैं जिसमें टैक्स भरना ही नहीं होता है, तब आप ये टैक्सेबल इंस्ट्रूमेंट्स चूज कर सकते हैं। आपके पास एनसीडीज जो हमने ये इसी शो पे पहले बात की है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, आपको 10% प्लस आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं उसमें। दूसरा आपको देखना है कि रिस्क फैक्टर जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप करें उसमें ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं हो। एनसीडीज हमने बताया उसमें क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट से कंफर्टेबल नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको, तो ये प्रोडक्ट में निवेश मत करिएगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 4 लाख रुपीज़। उसमें अगर आपको सालाना 2% 200 बेसिस पॉइंट्स आपको ज़्यादा भी मिलता है तो वो सालाना 8,000 रुपया ही होता है। तो उसके लिए आप वो रिस्क लीजिएगा मत, आप सीधा बैंक एफडीज में करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, या तो पोस्ट ऑफिस MIS में कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको लिक्विडिटी मिलने की आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए। एक है कि ब्याज आपको अगर कई इंस्ट्रूमेंट्स में मंथली नहीं मिलता, आपको सालाना या हाफ ईयरली मिल जाएगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि आपके पेरेंट्स एजेड हैं, कभी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी हो, आपको प्रिंसिपल निकलने का आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। सो ये 3 फैक्टर्स आप ध्यान में रखिए और कंपेयर कर लीजिए। आपके पास बैंक एफडी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें आपको 9.2% इंटरेस्ट मिलता है, आपके पास बॉन्ड्स एनसीडीज हैं, ये सारे ऑप्शंस में इस बीच में इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे आप निवेश कर सकते हैं। तो प्रीति, ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन जैसे आपको हमारे एक्सपर्ट ने बताया, कुछ थंब रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। रिस्क कितना ले सकते हैं और टैक्स स्लैब क्या है, और ऐसे कई और भी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि याद रहे सीनियर सिटीजन्स के लिए ये उनका फाइनल कॉर्पस होगा। यहाँ पे अगर आपने विकल्प ठीक से नहीं चुना तो रिटर्न्स तो दूर, आपको काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। चलिए, आज के शो को यहीं समेटेंगे, इतने ही सवाल ले पाएंगे। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए, और अपने दर्शकों को बता दें कैसे आपको सवाल भेजने हैं शो में, ईमेल या SMS के जरिए। she@znetwork.com ईमेल ID है। इसके अलावा SMS भी कर सकती हैं। she अपने राइटिंग बॉक्स में लिखना होगा, अपना नाम, शहर और सवाल लिखकर उसे 57575 पर भेजना होगा। याद रहे कि मेल से अगर आप सवाल भेज रही हैं, फोन नंबर जरूर लिखें। फिलहाल इस शो को यहीं समेटेंगे, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।